नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेशन है और आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और बहुत जल्द झारखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स जिसे हम लोग रोज़ देखा करते थे वैसा फिर से शुरू करने जा रहा हूँ मैं बहुत जल्द। तो जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत दोस्तों पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार अथवा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी यानी बिहार राज्य ने मिशन दक्ष शुरू किया है कमजोर छात्रों के शिक्षा के लिए। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मिशन दक्ष के तहत प्रत्येक शिक्षक क्लास 3 से 8वीं तक के बच्चों को 5-5 चिन्हित करके उन्हें विद्यालय समाप्त होने के बाद या भोजनावकाश के बाद उसे पढ़ाएंगे ताकि वह अन्य जो छात्र हैं उसके बराबरी बना सके। और यही उद्देश्य है मिशन दक्ष को शुरू करने का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर और राजधानी तो दोस्तों पता होगा पटना। आइए शुरुआत करते हैं अब सेशन को नए करंट अफेयर्स के नेशनल इंटरनेशनल के प्रश्नों से। और आज का पहला प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है संजय कुमार मिश्रा। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संजय कुमार मिश्रा को GST-AT यानी GST अपीलिएट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इनका चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया गया है। GST अपीलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इससे संबंधित अपील करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो GST-AT के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में GST अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है। वर्तमान में दिल्ली में स्थित हेड बेंच और देश भर में विभिन्न स्थानों पर 31 स्टेट बेंच को अधिसूचित किया गया है और 1 जुलाई 2024 से दिल्ली स्थित हेड बेंच अपना काम भी करना शुरू कर देगा। वहीं दोस्तों चूंकि GST से संबंधित है, आपको बता दें कि भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को रात्रि से शुरू की गई थी। 101वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पारित किया गया था और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 अप्रैल 2017 को सेंट्रल GST एक्ट को स्वीकृति दी गई थी और 1 जुलाई 2017 से भारत में इसे लागू कर दिया गया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित किस बंदरगाह के 10 वर्षों तक संचालन के लिए अनुबंध साइन किया है? इसका उत्तर है शहीद बेहेशती। और दोस्तों यह पोर्ट है जिसके संचालन के लिए भारत ईरान के बीच एक अनुबंध हुआ है। आपको बता दें कि भारत और ईरान के बीच यह डील 13 मई 2024 को हुई है और भारत अब इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नए रूट का उपयोग कर पाएगा। अब तक भारत को पाकिस्तान से गुजरकर सेंट्रल एशिया में जाना पड़ता था। आपको बता दें कि भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत इस बंदरगाह की मदद से अब ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ डायरेक्ट व्यापार कर सकता है बिना पाकिस्तान से गुजरे। आपको बता दें कि इस शहीद बेहेशती के भारत के उपयोग करने के बाद अब यूरोप पहुंचने में भारत को पहले की अपेक्षा 15 दिन का कम समय लग सकेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि शाहिद बेहेशती जो पोर्ट है ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर चाबहार में स्थित है। यहाँ पे 2 टर्मिनल बनाए गए हैं
एक शाहिद कलंतरी के नाम से जाना जाता है और दूसरा शाहिद बेहेश्ती। शाहिद कलंतरी को ईरान द्वारा तैयार किया गया है, जबकि शाहिद बेहेश्ती को भारत ने डेवलप किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगले प्रश्न को। और आज का अगला प्रश्न है, किस नाटो सदस्य और यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर 15 मई 2024 को जानलेवा हमला हुआ, जिन्होंने सत्ता में आते ही यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी थी? इसका उत्तर है दोस्तों स्लोवाकिया। आपको बता दें कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर 15 मई 2024 को हमलावर ने जानलेवा हमला किया था। हमलावर ने उन पर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उनके पेट में भी लगी थी। आपको बता दें कि रॉबर्ट नवंबर 2023 में चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे और रॉबर्ट फीको को रूस का समर्थक आमतौर पर माना जाता है और अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को बंद कर देंगे। और बाद में प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने ऐसा ही किया, यूक्रेन की सैन्य मदद उन्होंने रोक दी थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि स्लोवाकिया जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, 1993 में यह देश बना चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर। राजधानी इसकी है ब्रातिस्लावा। लगभग 54 लाख यहाँ की जनसंख्या है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जुजाना कैपुतोवा और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको। वहाँ की मुद्रा यूरो है और जो आसपास के देश हैं, जो उनके पड़ोसी देश हैं स्लोवाकिया के, वह है हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और यूक्रेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और आज का चौथा नंबर प्रश्न है, किस देश की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर हमले के बाद भारतीय और पाकिस्तानी दूतावास ने अपने छात्रों से घर के अंदर रहने को कहा है? इसका उत्तर है किर्गिस्तान। आपको बता दें कि 17 मई 2024 को बिश्केक में मेडिकल विश्वविद्यालयों के कुछ हॉस्टल और निजी आवासों पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी रहा करते थे। बिश्केक में भड़की हिंसा के बारे में आपको बता दें कि 13 मई को किर्गिज और मिस्र के स्टूडेंट के बीच आपस में लड़ाई हो गई थी। इस मारपीट का वीडियो ऑनलाइन काफ़ी वायरल हो गया था, जिसके कारण मामला बढ़ गया और आरोप गलत तरीके से पाकिस्तानियों पर मढ़ दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए थे। किर्गिस्तान में भारतीय छात्र की बात करें तो विदेश मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार करीब 14,500 यानी लगभग 14,500 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में रहते हैं। वहीं किर्गिस्तान भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। राजधानी है बिश्केक। राष्ट्रपति वर्तमान में है सदीर जपारोव और मुद्रा है किर्गिज़स्तानी सोम। आबादी लगभग 70 लाख और किर्गिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन आदि हैं। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। और आज का 5वां नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? इसका उत्तर है दोस्तों थिम्पू में, जो कि भूटान की राजधानी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड एक्वेटिक एंड भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के माध्यम से थिम्पू में भूटान के पहले प्रतियोगिता स्विमिंग पूल यानी फर्स्ट कंपटीशन स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया और दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल अब यह बन गया है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,200 फीट की ऊंचाई पर यह स्विमिंग पूल स्थित है। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी है थिम्पू। आबादी लगभग 7.77 लाख। आधिकारिक भाषा है जोंगखा। राजा वर्तमान में है जिग्मे खेसर नामगे वांगचुक और प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे और मुद्रा नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर है दोस्तों 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में यूएन के द्वारा हाल ही में घोषित किया गया। आपको बता दें कि 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे की घोषणा की गई है, यानी प्रतिवर्ष 25 मई को अब वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा और यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। आपको बता दें कि प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने 7 मई 2024 को पास कर दिया था और अब प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
वहीं फुटबॉल के बारे में आपको दोस्तों बता दें, फुटबॉल को सॉकर और पाद कंदूक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है जिसके लगभग 4 अरब प्रशंसक हैं। सबसे पहले खेला गया इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में, यानी आधुनिक तरीके से। वैसे हजारों वर्षों से यह फुटबॉल किसी न किसी रूप में खेला जाता रहा है और आधुनिक फुटबॉल का जनक इंग्लैंड को ही माना जाता है। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण करने वाली इकाई है जिसे हम फीफा कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 7वां नंबर प्रश्न है, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? उत्तर है दोस्तों हरियाणा के रहने वाले और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा। आपको बता दें कि 82.27 मीटर थ्रो फेंक कर उन्होंने गोल्ड जीता है। मई 2024 में भुवनेश्वर में फेडरेशन कप आयोजित किया गया था जिसमें उन्होंने वो गोल्ड जीता है और वे हरियाणा की तरफ से खेल रहे थे। वहीं नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बता दें कि हरियाणा के रहने वाले हैं। 2022 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया था। वहीं 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड उन्होंने जीता था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया और 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए उन्होंने गोल्ड जीता था। चलिए अब देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल के 8वें नंबर प्रश्न को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका उत्तर है दोस्तों कपिल सिब्बल, जो कि वर्तमान में सपा के सहयोग से राज्यसभा सदस्य है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता आदेश सी अग्रवाल के स्थान पर कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैसे कपिल सिब्बल चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। प्रश्न नंबर 9 है, किस भारतीय कंपनी ने मई 2024 में श्रीलंका में यूपीआई सुविधा लॉन्च की है? इसका उत्तर है फ़ोनपे। आपको बता दें कि 15 मई 2024 को फ़ोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सुविधा लॉन्च की है। फ़ोनपे ने श्रीलंका कंपनी लंका पे के साथ डील साइन की है और अब यूजर्स श्रीलंका में फ़ोनपे के इस्तेमाल लंका पे का क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे। यानी भारत में फ़ोनपे और श्रीलंका में लंका के पे के नाम से यह जाना जाएगा। फ़ोनपे भारत में अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में फ़ोनपे के यूजर्स की बात करें तो लगभग 52 करोड़ यूजर्स हैं भारत में। वहीं श्रीलंका, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, लगभग 2.25 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। जबकि राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, जो कि विधायी राजधानी है और जो कि पुराने राजधानी के रूप में जाना जाता है कोलंबो, जो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे ज़्यादा 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका उत्तर है दोस्तों कामी रीता शेरपा। आपको बता दें कामी रीता शेरपा एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर है। नेपाली पर्वतारोही और गाइड के रूप में वे जाने जाते हैं। आपको बताते कि 29वीं बार वे माउंट एवरेस्ट पर फतह कर चुके हैं। पिछला रिकॉर्ड को तोड़कर 12 मई 2024 को अपना नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और 8,848.86 फीट ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह कर यह रिकॉर्ड बनाया है। कामी रीता शेरपा का जन्म दोस्तों 1970 में 17 जनवरी को हुआ था। पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट के अलावा विश्व के अन्य पर्वत शिखर माउंट गार्डविन केटू, यानी जिसे केटू गार्डविन आस्टिन के नाम से हम जानते हैं, इसके अलावा माउंट लहोत्से, माउंट मानसलू और माउंट जो ओयू को फतह कर लिया है। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार शेरपा ने अब अपनी पहली चढ़ाई के बाद से लगभग हर वर्ष एवरेस्ट की चढ़ाई की है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन 15 मई 2024 को हो गया? उत्तर है डॉक्टर कमला बेनीवाल गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल रह चुके हैं। आपको बता दें कि मूलतः राजस्थान की थी और 97 वर्ष की थी।
जन्म 12 जनवरी 1927 को हुआ था, गौरीर गांव, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। और आज़ादी के आंदोलन के समय मात्र जब वो 11 वर्ष की थी तब भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। 27 वर्ष की उम्र में राजस्थान में पहली बार महिला मंत्री बनी थी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी बन चुकी थी और कांग्रेस के नेता के तौर पर वो जानी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न भी WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2023 के अनुसार एशिया की सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से एक इनमें से कौन सी थी? दोस्तों इसका उत्तर है सिक्किम में हिमनद झील का विस्फोट से बाढ़ आना। आपको बता दें कि WMO द्वारा रिपोर्ट अप्रैल 2024 को जारी की गई, यानी 23 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी। सिक्किम आपदा के बारे में बता दें कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF की घटना की वजह से अक्टूबर 2023 में सिक्किम में बाढ़ आ गई थी, जिससे हज़ारों लोग बेघर हो गए थे, काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और 4 जिले वहाँ तबाह हो गए थे। सिक्किम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित दक्षिण ल्योनक झील बाढ़ का कारण बनी थी और यह एक ग्लेशियर लेक है जिसके पिघलने से या फिर आउटबर्स्ट होने से यह बाढ़ आई थी। आपको बता दें कि ल्योनक झील उत्तरी सिक्किम में 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों सिक्किम के बारे में बता दें कि वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और गंगटोक वहाँ की राजधानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आपके लिए आज का यह अभ्यास प्रश्न है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? ऑप्शन ए R वैशाली, ऑप्शन बी सोनिया शर्मा, ऑप्शन सी शिवानी डी अथवा ऑप्शन डी सीमा चौहान। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। यह था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।